नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सीएम हेमंता के एआई वीडियो पर कांग्रेस हमलावर। हेमंता वीडियो में दाढ़ी टोपी वालों को गोली मार रहे हैं। कांग्रेस ने न्यायपालिका से कार्रवाई की मांग की। सुप्रश्नेत ने पूछा, क्या अदालतें और बाकी संस्थाएं सो रही हैं? शमा मोहम्मद बोली, हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बंदूक ताने हुए एआई वीडियो पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी की असम यूनिट की आधिकारिक एक्स हैंडल से एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया गया जो अल्पसंख्यकों की टारगेटेड और पॉइंट ब्लैंक हत्या को दिखाता है। कांग्रेस ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और न्यायपालिका को इसमें दखल देना चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ये और कुछ नहीं बल्कि नरसंहार का खुला आह्वान है, एक ऐसा सपना जिसे फांसीवादी शासन दशकों से पालता आया है। वेणुगोपाल ने कहा, ये कोई मामूली वीडियो नहीं है जिसे ट्रोल कंटेंट समझकर नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने कहा, ये ऊपर से फैलाया जा रहा जहर है और इसके नतीजे जरूर होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से इस पर ना तो निंदा की उम्मीद है और ना ही कार्रवाई की, लेकिन न्यायपालिका को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मामले में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। बता दें, जो असम बीजेपी ने वीडियो ट्वीट किया था उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को एक राइफल से निशाना साधते हुए दो लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया। इन दो लोगों में एक व्यक्ति स्कल कैप टोपी पहने हुए था और दूसरा व्यक्ति दाढ़ी वाला था। वीडियो के साथ पॉइंट ब्लैंक शॉट लिखा हुआ था। इसके बाद हंगामा हो गया तो बीजेपी की असम यूनिट को ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा। विवाद का बड़ा कारण उन दो किरदारों को लेकर है जिन पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा निशाना साध रहे हैं। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि वीडियो में देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। न्यायपालिका से भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रश्नेत ने कहा कि जिस वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को पॉइंट ब्लैंक शॉट के कैप्शन के साथ मुस्लिम पुरुषों को गोली मारते हुए दिखाया गया, उसे हटाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यही बीजेपी की असली पहचान है, सामूहिक हत्यारे। ये जहर, नफरत और हिंसा आप पर है श्रीमान मोदी। क्या अदालतें और बाकी संस्थाएं सो रही हैं? कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि नरेंद्र मोदी आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आपके पसंदीदा नेता हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को गोली मारते हुए वीडियो बनाते हैं और उसे बीजेपी असम के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कराया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह भारतीय संविधान पर हमला है। मुझे हैरानी है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ है। अदालत की चुप्पी और स्वतः संज्ञान न लेना उसकी भूमिका पर सवाल खड़े करता है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेशर्मी से चुनाव आयोग इस घिनौने नफरत और राजनीतिक टारगेटिंग को नजरअंदाज करेगा। बीजेपी के सामने चुनाव आयोग बेबस और बेकार साबित हो रहा है। गलवान के बाद चीन का गुप्त परमाणु टेस्ट, बोला अमेरिका। गलवान संघर्ष में भारत के 20 जवान हुए थे शहीद। रिपोर्ट के बाद भारत की चिंता बढ़ी, चीन ने आरोप किए खारिज। अमेरिका ने चीन पर गंभीर आरोप लगाया है कि चीन ने जून 2020 में गुप्त रूप से न्यूक्लियर विस्फोट परीक्षण किया था। सबसे अहम बात यह है कि परमाणु परीक्षण गलवान घाटी संघर्ष के सिर्फ एक हफ्ते बाद हुआ था। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस डी नैनो ने यह दावा जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि चीन ने जानबूझकर परमाणु परीक्षण को छुपाने की कोशिश की क्योंकि उसे पता था यह टेस्ट बैन समझौतों का उल्लंघन है। वहीं चीन ने सीधे तौर पर इस आरोप को स्वीकार या खारिज नहीं किया है, लेकिन निरस्त्रीकरण मामलों में चीन के राजदूत शेन जियान ने कहा कि चीन हमेशा परमाणु मामलों में जिम्मेदार रहा। अमेरिका चीन के परमाणु खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। बता दें, गलवान झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और गलवान संघर्ष के ठीक बाद चीन का कथित परमाणु परीक्षण भारत के लिए रणनीतिक चेतावनी हो सकता है। यह संकेत देता है कि सीमा पर सैन्य तनाव के दौरान चीन की परमाणु तैयारी भी सक्रिय थी, जिससे भारत चीन रिश्तों में अविश्वास और गहराता है। बता दें, भारत अभी चीन के पास तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट का कुछ असर होता है या नहीं, ये भी देखना होगा। पीएम केयर्स, पीएम एनआरएफ, एनडीएफ पर लोकसभा में सवाल नहीं पूछ सकते, पीएमओ बोला। पीएमओ ने इसके लिए लोकसभा नियमों का हवाला दिया। बोला, आने वाला पैसा पूरी तरह जनता के स्वैच्छिक दान से है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया है कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल
लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को लिखित रूप से जानकारी दी कि इन तीनों फंडों से जुड़े प्रश्न लोकसभा के कार्य संचालन नियमों के तहत स्वीकार नहीं है। पीएमओ ने इसके लिए लोकसभा नियमों का हवाला दिया। पीएमओ का कहना है कि इन तीनों फंडों में आने वाला पैसा पूरी तरह जनता के स्वैच्छिक दान से बनता है और इसमें भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसी वजह से इन फंडों को लेकर लोकसभा में सवाल शून्यकाल नोटिस या विशेष उल्लेख नियमों के तहत मान्य नहीं है। बता दें, पीएम केयर्स फंड जैसे फंड पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण विवादों में रहे। फंड की स्थापना, संचालन और खातों की कोई पूरी जानकारी सार्वजनिक ही नहीं की गई और आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी मांगने पर पीएमओ ने कहा था ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आरटीआई लागू नहीं होता। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में अभी पीएमओ और लोकसभा सचिवालय दोनों ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर ममता की पेशी पर विवाद, याचिका दायर कर कहा अदालत पर दबाव पड़ सकता है। आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को लेकर अब कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है जिसमें ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल एसआईआर मामले में व्यक्तिगत पेशी को संवैधानिक रूप से गलत बताया गया है। ये याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पेशी संस्थागत संतुलन बिगाड़ सकती है। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर असर पड़ता है और ऐसे कदम से अदालत पर प्रतीकात्मक दबाव का संदेश जा सकता है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर मामला आज सीजे सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में खुद कोर्ट में पेश होकर दलीलें रखी थी। बांग्लादेश के हिंदुओं पर बोले मोहन भागवत, बोले हिंदू लड़ेंगे तो दुनिया के हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के हिंदू अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का फैसला करते हैं तो उन्हें दुनिया के हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। मुंबई में आयोजित आरएसएस की व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में लगभग 1,25,00,000 हिंदू रहते हैं। अगर वो वहीं रहकर संघर्ष करने का निर्णय लेते हैं तो पूरी दुनिया के हिंदू उनके साथ खड़े होंगे। भारत कनाडा रिश्तों में नई पहल, डोभाल ड्रूइन मुलाकात, भारत कनाडा सुरक्षा सहयोग पर नई सहमति बनी। निज्जर विवाद के बाद अजीत डोभाल की पहली कनाडा यात्रा। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के भारत पर आरोप के बाद अब दोनों देशों के रिश्ते में जमी बर्फ पिघलने के संकेत दे रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 7 फरवरी 2026 को कनाडा की राजधानी ओटावा का दौरा किया। ओटावा में अजीत डोभाल ने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेथली ड्रूइन से मुलाकात की। ये दौरा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद का हिस्सा था। ये मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मार्च में होने वाली भारत यात्रा से पहले हुई है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। दोनों पक्षों ने माना कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कई मामलों में प्रगति हुई है। अब दोनों देशों की एजेंसियां आपसी तालमेल और सीधी बातचीत को मजबूत करेंगी ताकि जरूरी सूचना को समय पर आदान प्रदान हो सके। अमेरिकी धमकियों से नहीं डरता ईरान, विदेश मंत्री अरागची बोले। परमाणु नीति पर ईरान अडिग, बातचीत पर संदेह। ईरान ने अमेरिका के दबाव को सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने साफ कहा है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट यानी यूरेनियम को परमाणु काम के लायक बनाने वाले कार्यक्रम को पीछे नहीं छोड़ेगा, चाहे उस पर सैन्य धमकियां हों या नई आर्थिक पाबंदियां लगाई जाएं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती को दबाव बनाने की नाकाम कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सैन्य तैनाती हमें डराती नहीं। अरागची का ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत दोबारा शुरू हुई है। एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं, दलाई लामा कार्यालय की सफाई। बोले, दलाई लामा ने कभी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की। चीनी मीडिया के दावों पर दलाई लामा की सफाई। दलाई लामा के कार्यालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया दावों को सख्ती से खारिज कर दिया है जिनमें तिब्बती धर्मगुरु को दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। दलाई लामा के कार्यालय ने साफ कहा है कि दलाई लामा की जेफरी एप्स्टीन से कभी मुलाकात नहीं हुई और न ही उनकी ओर से किसी को ऐसी किसी मुलाकात की अनुमति दी गई।
ये सफाई उस समय आई है जब अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में दलाई लामा का नाम सामने आने की बात कही गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर चीनी सरकारी मीडिया ने दावा किया उन दस्तावेजों में दलाई लामा का उल्लेख है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलें फैलने लगी। हालांकि दलाई लामा के कार्यालय ने इन सभी दावों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया। एप्स्टीन कनेक्शन से ब्रिटेन सरकार घिरी, चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा, पीएम स्टारमर से इस्तीफे की मांग तेज। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सूनी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह इस्तीफा पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का दूत नियुक्त करने की सलाह देने की जिम्मेदारी लेते हुए दिया है। मॉर्गन मैक्सूनी ने कहा कि पीटर मैंडेलसन की नियुक्ति एक गलत फैसला था। उनके मुताबिक इस फैसले से लेबर पार्टी, देश और राजनीति में लोगों का भरोसा नुकसान में पड़ा है। उन्होंने लिखा कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। गौरतलब है कि पीटर मैंडेलसन को सितंबर 2025 में पद से हटा दिया गया था, जब ये सामने आया कि उनके संबंध यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से थे। 30 जनवरी 2026 को जारी किए गए एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में मैंडेलसन और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर और जानकारियां सामने आई। हालांकि पीटर मैंडेलसन ने किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार किया। इस विवाद के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर दबाव और बढ़ गया। विपक्षी दलों ने इस घोटाले को लेकर स्टारमर से इस्तीफे की मांग की है। इतना ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के सांसदों के बीच भी असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री स्टारमर की लोकप्रियता जनमत सर्वेक्षणों में गिर रही है, जबकि उन्होंने जुलाई 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई थी। अब सवाल यह है कि चीफ ऑफ स्टाफ के इस्तीफे का प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी साफ नहीं। जापान चुनाव में ताकाइची की ऐतिहासिक जीत। जापान में प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की पार्टी ने संसदीय चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की। रविवार 8 फरवरी को हुए अहम संसदीय चुनाव में ताकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी ने 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया। जापानी मीडिया के मुताबिक ये जीत उनकी लोकप्रियता की वजह से एक तरफा साबित हुई। ये जीत एलडीएफ के इतिहास में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। पार्टी की स्थापना 1955 में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.